Good evening, dear students. Welcome to SBA Dangal Man's English course. Today's pattern is spotting errors. आज का जो पैटर्न है वो स्पॉटिंग एरर का पैटर्न है। मेंस का जो आपका एग्जाम है उसको ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है। तो सेम वही तरीका रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। सबसे पहले आपके सामने डायरेक्शंस आएगी, आप लोगों ने पहले डायरेक्शंस को रीड आउट करना है, उसके बाद में आपका क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। वन क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। विदिन 1 मिनट आप लोगों ने उसका आंसर मुझे लाइव चैट के अंदर देना है, उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्शंस को, जल्दी से रीड आउट कीजिए। आई थिंक डायरेक्शंस को आप लोगों ने रीड आउट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट। स्टॉप। अब इसमें करना क्या है, आपको यहाँ पे 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, ए बी सी डी एंड ई में नन इज करेक्ट लिखा हुआ इसके अंदर। ठीक है, तो आपको 5 यहाँ पे एक टाइप से 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो 5 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, नन इज करेक्ट है, मतलब कोई भी करेक्ट नहीं है। तो ये भी हो सकता है, मतलब सभी में एरर है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको जो करेक्ट है वो फाइंड आउट करना है। देखो स्टूडेंट्स के माइंड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बड़ी क्या होता है, कंफ्यूजन क्या होता है कि जैसे स्पॉटिंग एरर देखते हैं वो इनकरेक्ट फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए डायरेक्शंस को एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ा करो कि उसमें वो क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना होता है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट वन फाइंड आउट करना है, मतलब एक सेंटेंस ऐसा होगा जो आपका यहाँ पे करेक्ट होगा और सारे के सारे यहाँ पे इनकरेक्ट होंगे, सभी में एरर होगी। एक ही सेंटेंस ऐसा है जो करेक्ट है। तो करने का मेथड क्या है, स्पॉटिंग एरर का अपना वही मेथड, स्कैनिंग टेक्निक। हर एक एलिमेंट को स्कैन करो, उसकी वर्किंग वगैरह देखो, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। स्पॉटिंग एरर में सबसे बेस्ट मेथड होता है और शॉर्ट ट्रिक के साथ चलना है आपको एग्जाम के अंदर। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ, पहले प्राइम मिनिस्टर किसके, ऑफ द फेवरेट टारगेट्स, जो फेवरेट टारगेट है, किसी के फेवरेट लक्ष्य हैं, उन फेवरेट लक्ष्यों के पहले प्रधानमंत्री। तो एक बात बताओ, टारगेट का प्रधानमंत्री होगा क्या कोई? प्रधानमंत्री लोगों का होगा या किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होगा? टारगेट का प्राइम मिनिस्टर थोड़ी होगा। तो ये आपका क्या हो गया, सेंस की फॉर्म में क्या हो गया, गलत हो गया। तो सेंस की फॉर्म में अगर अपने बात करें, मीनिंग से ये गलत चला गया, तो ए अपना यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब इसको आगे पढ़ने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। अब आप नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, सोशल मीडियाज मशीनरी। सोशल मीडिया की जो मशीनरी का मतलब जो सिस्टम है, प्रशासन वगैरह जो सिस्टम है उनका, उसकी बात कर रहा है। सोशल मीडिया जो एफबी वगैरह आपके हैं, सोशल मीडियाज मशीनरी, जो सोशल मीडिया की जो मशीनरी है, इज का सब्जेक्ट कौन है, सोशल मीडियाज मशीनरी, सोशल मीडियाज ब्रदर। तो सिंगुलर है मशीनरी, तो इज आएगा, आर नहीं आएगा, बिल्कुल सही है। इज वन ऑफ द, वो एक है। जो सोशल मीडिया का जो सिस्टम है वो एक है। क्या एक है, वन ऑफ, किसमें से एक है, वन ऑफ द राइट विंग प्राइम मिनिस्टर फेवरेट, वन ऑफ द, एक बार यहां पे थोड़ा सा रफ करूंगा मैं। तो जो सोशल मीडिया मशीनरी है वो क्या है, वन ऑफ द, एक है क्या, प्राइम मिनिस्टर फेवरेट फर्स्ट टारगेट्स। प्राइम मिनिस्टर फेवरेट फर्स्ट टारगेट, कोई मीनिंग आ रहा है क्या? क्योंकि ये आपका प्राइम मिनिस्टर नाउन है, फिर फेवरेट मतलब कैसा एडजेक्टिव है, फिर फर्स्ट टारगेट्स यहाँ पे फिर से नाउन हो गए। ठीक है, तो यहाँ से अजीब सा यहाँ पे मीनिंग आया कि जो सोशल मीडिया की जो मशीनरी है वो एक है। क्या है, एक राइट विंग जो प्राइम मिनिस्टर है, राइट विंग प्राइम मिनिस्टर फेवरेट फर्स्ट टारगेट्स है। तो जो आपका नाउन से आगे आगे पास करेगा तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। तो ऐसे थोड़ी होगा, प्राइम मिनिस्टर टाइप के फेवरेट पहले टारगेट्स, अजीब सा मीनिंग हो गया, ऑकवर्ड, बिल्कुल गलत चला गया। ऑफ द कंट्रीज, कंट्रीज के, ऑफ द कंट्री,
ऑफ द कंट्री या कंट्रीज, या तो ऐसे होगा जैक्स ब्रदर या ब्रदर ऑफ जैक, दोनों ही क्या करते पोजीशन को बताते। जब ऑफ आ गया तो फिर एपोस्ट्रोफी वाला ये एस लगाने की इसकी क्या जरूरत थी, ये पोजीशन को क्यों देगा, क्योंकि ऑफ भी पोजीशन देता है। जैसे अपने बात करें द मास्टर ऑफ हिम, या किसी का हिज मास्टर बोलते हैं, या मास्टर ऑफ हिम उसके मास्टर, या फिर अपने बात करें जैक्स ब्रदर, ब्रदर ऑफ जैक, इस तरीके से यूज करते हैं। ब्रदर ऑफ जैक्स नहीं होगा ना, तो एक ही बार में होगा, या तो कंट्रीज कोई चीज होगी या ऑफ द कंट्री होगा, तो एक ही बात है। ये कंट्रीज का कोई मीनिंग नहीं आ रहा, कंट्री का क्या आगे वो चीज आनी चाहिए, इसका मतलब ये पूरा का पूरा ही ऑकवर्ड हो गया। तो बी भी यहाँ पे आपका क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट में पढ़ें, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पहले प्रधानमंत्री ऑफ द कंट्रीज, कंट्री के इज, इसका सब्जेक्ट ढूंढने चले तो चलो कोई ना, कंट्रीज को जो आपका है वो ऑफ खा गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर लगेगा, लेकिन ये कंट्रीज गलत हो गया ना, पहले प्रधानमंत्री कंट्री के और फिर के, दोबारा से के, या तो ऑफ द कंट्री होगा, कंट्रीज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होगा, इस तरीके से होना चाहिए, ये बिल्कुल ऑकवर्ड हो गया। कंट्रीज, कंट्री का, क्या कंट्री का, आगे वो कोई चीज नहीं है, या तो आगे चीज आनी चाहिए, और वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि ऑफ से पहले ही कंट्री का पहले ही बोल चुके हैं, तो ये एपोस्ट्रोफी वाला का देने की जरूरत ही नहीं है, कि वो सेम ही बात है, दो बार से काका थोड़ी दोगे आप, तो काका थोड़ी लेकर आना है यहाँ पे, इसका मतलब ये अपना क्या हो गया, सी भी ऑकवर्ड गलत हो गया, बिल्कुल इजी जा रहा है। आगे चलें, द कंट्रीज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, कंट्री के पहले प्रधानमंत्री, इज वो हैं, इसका सब्जेक्ट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर, ठीक है, कंट्री के पहले प्रधानमंत्री इज वन ऑफ द, एक है, ऑफ द फेवरेट टारगेट्स, वन ऑफ द मतलब वन, एक को सिलेक्ट किया तो एक को सिलेक्ट कितनों में से करते हैं, ज्यादा में से, तो जिनमें से सिलेक्ट करेंगे वो क्या होने चाहिए आपके, प्लूरल, एक से तो ज्यादा होनी चाहिए, तो टारगेट नहीं आएगा यहाँ पे, टारगेट्स आएगा, और टारगेट सी है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो कंट्री के पहले प्रधानमंत्री हैं वो वन ऑफ द फेवरेट, जो फेवरेट आपके पसंदीदा टारगेट्स है, किसी के लक्ष्य हैं, एम हैं, उनमें से एक है, और टारगेट्स किसके, ऑफ सोशल मीडियाज राइट विंग मशीनरी, जो सिस्टम है राइट विंग मशीनरी, जो राइट विंग सिस्टम है, उसके पहले क्या है, उन फेवरेट टारगेट्स में से एक टारगेट कौन है, कंट्रीज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, मतलब सोशल मीडिया पे उनकी ही ज़्यादा बातें होती है, मतलब जो फेवरेट टारगेट होता है सोशल मीडिया मशीनरी सिस्टम का, उस टारगेट में से एक टारगेट किसको बनाया गया, जो पहले इंडिया के प्रधानमंत्री हैं उनको। तो राइट विंग मशीनरी, राइट विंग का मतलब होता है, लेफ्ट विंग का मतलब तो होता है जो क्या करे, आपके प्रोग्रेस वगैरह को सपोर्ट करे या फिर चेंजेस को सपोर्ट करे, और जो राइट विंग होता है वो क्या करता है, वो अपोज करता है, चेंजेस का अपोज करता है, कि मतलब जो सिस्टम है उसमें बदलाव नहीं आनी चाहिए, जो रूढ़िवादी सिस्टम है वैसा ही सिस्टम चलना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे जो ऐसा जो सिस्टम है सोशल मीडिया का जहाँ पे आलोचना की जाती है, ठीक है, जो मतलब एक टाइप से बोले चेंजेस वगैरह जो अपोज करने वाला जो सिस्टम है, जो इसमें मतलब जिस ग्रुप में लोग आते हैं, जो सिस्टम में लोग आते हैं, उनके फेवरेट टारगेट्स में एक टारगेट कौन है, कंट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी बिल्कुल आपका यहाँ पे क्या है, सही जा रहा है, स्कैनिंग करके देखिए बिल्कुल सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट, नन इज करेक्ट होगा नहीं क्योंकि एक करेक्ट अपने को मिल चुका है। आंसर में देखें तो क्या है आपका ऑप्शन डी आपका आंसर है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। स्टॉप, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। वो स्कैनिंग टेक्निक स्कैन करते चलो। द मार्क्सिस्ट, जो मार्क्सिस्ट मार्क्सवादी जो है उसकी बात कर रहे हैं। द सोशलिस्ट, जो समाजवादी, एंड द हिंदुत्व इडियोलॉग्स, इडियोलॉग का मतलब जो विचारक वगैरह है, ठीक है। तो मतलब मार्क्सवादी, समाजवादी और जो हिंदुत्व के जो विचारक हैं उन सभी की बात हुई है। हेड की दो वर्किंग आपका मेन एक्शन की तरह वर्क कर सकता है और एलिमेंट ऑफ परफेक्शन भी हो सकता है। हैड ऑल लॉन्ग का मतलब पूरे टाइम से,
हर टाइम से, मतलब ऑल लॉन्ग का मतलब अब तक अपने बात करें, ऑल लॉन्ग का मतलब टाइम को कवर करता है, अब तक का टाइम। ऑल लॉन्ग, ठीक है, या टाइम को खींचता है, बहुत दूर तक खींचता है, अब तक जरूरी नहीं है, जिस पॉइंट पे बात हो रही है उस पॉइंट तक भी ये बात करेगा। ऑल लॉन्ग का मतलब हमेशा से ऐसा किया था, किया है, किया करेगा, उस तरीके से ये बात करेगा, बस खींचता है। ऑल लॉन्ग का मतलब उसको लॉन्ग वे में खींचता है, मतलब बात को खींचता है। ऑल लॉन्ग सैवेजली, सैवेज का मतलब होता है, सैवेजली का मतलब होता है क्रूरता से, निर्दयी तरीके से, बुरी तरह से। मोल्ड, मोल्ड का मतलब होता है आलोचना करना। तो हैड यहाँ पे क्या है, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है, क्योंकि मेन एक्शन यहाँ पे मोल्ड है जो कि V3 फॉर्म में है, ठीक है। मोल्ड, उन्होंने क्या किया, आलोचना की। मोल्ड किसकी आलोचना की, किसको मोल्ड किया, मोल्ड द नेहरू गांधी फैमिली, नेहरू गांधी फैमिली को, फोर के लिए, किसके लिए, इट्स डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, इसकी जो राजवंशीय, राजवंशीय टाइप की जो पॉलिटिक्स राजनीति है उसके लिए उसको क्या किया, उसकी आलोचना कर चुके थे। हैड सेवेजली मोल्ड, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब किसी पॉइंट पे बात कर रहा है, उस पॉइंट तक वो ऐसा कर चुके थे। कौन, मार्क्सवादी, समाजवादी और जो हिंदुत्व है, जो के जो विचारक हैं, वो क्या कर चुके थे, बहुत टाइम से वो क्या कर रहे, बहुत टाइम तक क्या कर चुके थे, सेवेजली बुरी तरह से आलोचना कर चुके थे, किसकी, नेहरू गांधी फैमिली की। किसके लिए, इसकी जो राजवंशीय, मतलब राजवंश की फॉर्म में, उत्तराधिकारी की फॉर्म में जो चल रही है, कि मतलब उसी परिवार का जो क्या होता है, हेड जो है उस पार्टी का, वो क्या करता है, उसी परिवार का सदस्य बनता है, एक टाइप से राजा टाइप जो सिस्टम चल रहा है, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया था, उसको मोल्ड किया था, उसकी आलोचना की थी। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो सही लगा। आगे चलते हैं, सारे देख लेते हैं, सारे ही देखेंगे, ठीक है, क्या पता इससे भी सही हो। और जब आप देखोगे तो कंपैरिजन करोगे तो भी, क्योंकि एक जैसे सेंटेंसेस है तो वहां पे ज्यादा प्लस पॉइंट होता है अपने लिए, क्या कि वो एक जैसे होते हैं, तो वहां से आपको हिंट मिल जाता है, कंपैरिजन मिल जाता है, और कंपैरिजन मिल जाए तो सबसे बेस्ट चीज होती है। द मार्क्सिस्ट, द सोशलिस्ट एंड द हिंदुत्व आइडियलिक्स, ठीक है, वही सारे के सारे। हैव का मतलब अब तक, पहले था पास्ट में, अब है प्रेजेंट तक। ऑल लॉन्ग बीन सैवेजली मोल्ड, अब बी मोल्ड, सैवेजली को हटाओ आप यहां से, ये एडवर्ब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, किस तरीके से मोल्ड किया, ठीक है, बुरी तरह से किया, तो एक बार हटा दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को। ऑल लॉन्ग को भी हटा दो, ऑल लॉन्ग का मतलब पूरे टाइम से, ठीक है, तो इसको भी हटा दो। तो डायरेक्ट देखें, हैव मोल्ड, हैव बीन मोल्ड है, तो हैव बीन, ऊपर वाले में क्या था, हैड मोल्ड था, तो हैड मोल्ड का मतलब क्या हो गया, एक्शन आगे की तरफ जाना। और बी मोल्ड का मतलब, बी का मतलब होता है होना उस फॉर्म में, उस फॉर्म में होना मतलब वो खुद उस फॉर्म में है, मतलब बैक रिफ्लेक्शन, पैसिव हो गया ना, ऊपर वाला एक्टिव था। तो ऊपर वाले में बोल रहे हैं कि ये जो मार्क्सवादी, सोशलिस्ट और हिंदुत्व आइडियलिक्स से इन्होंने क्या किया, ऊपर वाले में बात करें, नेहरू गांधी फैमिली की आलोचना की, और यहाँ पे खुद आलोचित हुए। बी मोल्ड, मोल्ड फॉर्म में खुद थे, तो जो मोल्ड का तीर है वो कहाँ जाएगा, बैक रिफ्लेक्शन में जाएगा। किस पे जाएगा, बैक, जो मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट एंड हिंदुत्व आइडियलिक्स हैं उनके ऊपर जाएगा। आगे उसने बोला द नेहरू गांधी फैमिली, जो नेहरू गांधी फैमिली फॉर इट्स डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, तो इट्स डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो फोर से सेटिस्फाई होगी, हर एलिमेंट आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। लेकिन नेहरू गांधी फैमिली है वो कहां से सेटिस्फाई हुई, क्योंकि अगर ऊपर वाले में बात करें तो नेहरू गांधी फैमिली आपकी मोल्ड के तीर से सेटिस्फाई हुई, लेकिन यहाँ पे जो मोल्ड है वो बी मोल्ड है, मोल्ड आगे की तरफ नहीं जा रहा है, एक्शन एक्टिव नहीं है, पैसिव फॉर्म में, इसका मतलब बैक रिफ्लेक्शन दे रहा है। तो आपका जो नेहरू गांधी फैमिली है वो कहीं से सेटिस्फाई, आगे तीर नहीं लग रहा मोल्ड का, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसलिए इसका तो बैक रिफ्लेक्शन चला गया, तो आगे की तरफ तीर छोड़ेगा नहीं। तो नेहरू गांधी फैमिली कहीं से सेटिस्फाई नहीं हो रहा, और कोई भी एलिमेंट अगर सेंटेंस का सेटिस्फाई नहीं हो, इसका मतलब वो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट होता है, गलत होता है। इसका मतलब बी अपना यहाँ पे गलत चला गया, ए अभी भी अपने को सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सी में बात करें, द मार्क्सिस्ट, जो मार्क्सवादी, द सोशलिस्ट, समाजवादी एंड द हिंदुत्व आइडियलिक्स, सेम ही बात है, हैड सेम ही बात है। हैड ऑल ऑफ लॉन्ग, लॉन्ग का सभी, अजीब सा लग गया ना, ऑल लॉन्ग का मतलब ऑल सभी, लॉन्ग मतलब पूरे टाइम के लिए, ऑल ऑफ लॉन्ग का सभी, लॉन्ग का क्या सभी, कौन सा लॉन्ग, लॉन्ग वो जो खाने वाला लॉन्ग नहीं है, ठीक है, लॉन्ग का सभी नहीं है, तो ये यहां से ही मीनिंग इसका करप्ट हो गया। आगे और पढ़ते हैं, सैवेजली मोल्ड, वो तो ठीक है सेम जा रहा है, सैवेजली मोल्ड द नेहरू गांधी फैमिली फॉर इट इज डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, इट्स नहीं है इट इज, यहां पे बोला था इट्स डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, और यहाँ पे इट इज, यहाँ पे कंपैरिजन करो कौन सा सही होगा। देखो एक चीज याद रखना, हमेशा यही होता है कि जो आपका एक्स्ट्रा जो बाइंडिंग का जो एलिमेंट आता है, जैसे कोई प्रिपोजिशन वगैरह आती है, तो उसे कोई ना कोई चीज चाहिए जिसको वो खाए, तो फोर को क्या चाहिए, कोई चीज चाहिए, लेकिन इसके बाद में तो क्या है, सेंटेंस है, तो फोर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। फोर को नाउन चाहिए, चीज का मतलब नाउन चाहिए, लेकिन इसके बाद में इट इज क्या है आपका सेंटेंस है, तो सेटिस्फाई नहीं होगा। और फर्स्ट, सेम फर्स्ट वाला जैसा ही है, और फर्स्ट वाले में अगर अपने देखें तो फोर में यहाँ पे बात करें तो
तो इट्स डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, यहाँ पे इट्स क्या है, पोजीशन बताते हुए कि इसका डायनेस्टिक, इसका भाई, तो यहाँ पे डायरेक्ट इट्स पास करता हुआ डायनेस्टिक, और डायनेस्टिक आपका एडजेक्टिव बनता हुआ पास करता हुआ पॉलिटिक्स को नाउन बनाएगा, और अल्टीमेट जो 4 है पास होता हुआ अपना इंपैक्ट पास करते हुए पॉलिटिक्स को खा जाएगा और सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि 4 खाने जाएगा, लेकिन इट इज डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है वो, तो इट इज है, तो डज बी है, तो बी का तीर खा के सेटिस्फाई हुआ है, तो 4 उसको खा ही नहीं पाएगा क्योंकि उससे सेंटेंस ऑलरेडी खा चुका है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद जस्ट आपको क्या आना चाहिए था, उसके लिए एक नाउन आना चाहिए जिसको वो खा पाए, जैसे फर्स्ट वाले में उसके लिए आई है। इसका मतलब ये अपना यहाँ पे क्या हो गया, गलत, तो सी भी अपना गलत हो गया, और ऑल ऑफ लॉन्ग से भी गलत हो गया, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, 2 जगह गलत हो रहा है। आगे बात करें डी में, द मार्क्सिस्ट, द सोशलिस्ट एंड जो आपके हिंदुत्व आइडियलिक्स हैं, हैज का सब्जेक्ट ढूंढने चले तो कौन है, मार्क्सिस्ट है, सोशलिस्ट है और हिंदू आइडियलिक्स है। ये सारे के सारे ऑलरेडी वैसे ही प्लूरल फॉर्म में, और तीनों मिलकर फिर प्लूरल हो गए, 3 तो वैसे ही हो गए, और वैसे भी 3 में ही पता नहीं कितने हैं, हर एक प्लूरल है, तो हैज नहीं आना चाहिए, डज हैव नहीं आएगा, डू हैव आएगा, इसलिए हैव आना चाहिए था, तो ये भी आपका यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग, यानी गलत आपका हो चुका है। इसका मतलब ये भी गलत, ठीक है। और नन ऑफ दिस तब आएगा जब ऑप्शन में से कोई नहीं हो, लेकिन ए वाला अपना सही गया ही था, तो ए ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट, तो आंसर आपका क्या है, आंसर ए। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। स्टॉप, शुरू करते हैं ए को पढ़ना। ह्यूमंस ऑलवेज इम्पैक्टेड, ह्यूमन इंसानों ने हमेशा इम्पैक्ट किया था, इम्पैक्टेड, तो ऑलवेज का मतलब ये नहीं है कि प्रेजेंट के साथ ही आएगा, ऑलवेज आपका पास्ट के साथ भी आ सकता है, पास्ट की रेगुलरिटी को बताने के लिए कि इंसानों ने हमेशा इम्पैक्ट का मतलब प्रभावित किया था, इम्पैक्टेड प्लेसेस, स्थानों को प्रभावित किया था, दे हैव इनहेबिटेड, जिनको उन्होंने इनहेबिट किया मतलब जहां पे उन्होंने निवास किया, तो दे हैव इनहेबिटेड है वो क्या है आपका सेकंड सब्जेक्ट क्लोज है, किसका, इसके लिए यूज है प्लेसेस, दे हैव इनहेबिटेड प्लेसेस, उन्होंने इनहेबिट किया प्लेसेस को, मतलब वहां पे निवास किया, उन्हीं स्थानों को इंसानों ने क्या किया, हमेशा क्या किया था, उन्होंने जहां निवास कर चुके हैं, ये बोला निवास कर चुके हैं, उनको प्रभावित किया था, जिन स्थानों पर वो निवास कर चुके हैं मतलब अब तक निवास कर चुके हैं, ठीक है, और प्रभावित पास्ट में किया था, तो यहां से थोड़ा सा अजीब लगा कि जब निवास अब तक कर चुके हैं तो अब तक प्रभावित किया होना चाहिए था ना, तो यहां से थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, ठीक है, तो यहां मुझे एरर लग रही है। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपैरिजन कर लेंगे, सारे सेंटेंसेस एक जैसे ही हैं। दे हैव समटाइम्स इफेक्टेड, उन्होंने कई बार क्या किया, इफेक्ट, प्रभावित किया, लेकिन इफेक्ट नहीं होता, इफेक्ट नोट डाउन कर लो, इफेक्ट नाउन होता है, अफेक्ट एक्शन होता है, और V3 में कन्वर्ट नाउन नहीं होता, एक्शन ही कन्वर्ट होता है, तो इफेक्टेड नहीं, यहां अफेक्टेड आना चाहिए था, तो ए ऑप्शन अपना गलत हो गया, यहां से गलत हो गया, ऊपर वाले को देखने की अब जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन था तो कोई ना, आगे भी वो क्लियर होगा, पहले वाला ह्यूमंस हैव ऑलवेज इम्पैक्टेड प्लेसेस, वो हमेशा से प्रभावित कर चुके हैं स्थानों को, कौन से स्थानों को, दे हैव इनहेबिटेड, जिन स्थानों को उन्होंने इनहेबिट किया है मतलब जहां पे वो रहे हैं, ये बिल्कुल सही जा रहा है। तो इम्पैक्टेड वाले पहले वाले के साथ कंपैरिजन करूं तो डायरेक्ट पास्ट वाले से ज्यादा सही क्या है, ये आपका परफेक्ट वाला है, प्रेजेंट तक इम्पैक्ट ला रहा है कि जिन स्थानों पर इंसान रहे हैं अब तक, उन स्थानों को उन्होंने हमेशा से प्रभावित किया, उन पे अपना प्रभाव डाला है, असर डाला है हमेशा। अब आपको यहाँ पे देखना जरूरी नहीं होता कि आपका जो प्रेजेंट जो आपका ऑलवेज है हमेशा प्रेजेंट सिंपल के साथ आए, मैं ऑलरेडी आपको टेंसेज भी मैं करवा चुका हूं, ये आपका क्या होता है रेगुलरिटी को बताता है, ये कोई टेंस को नहीं बताता।
हमेशा से प्रभावित किया, मतलब पहले भी प्रभावित किया था, उसके बाद भी प्रभावित किया था, फिर और बाद भी प्रभावित किया, हमेशा करते करते अब की बार फिर से प्रभावित कर दिया, तो हर बार प्रभावित किया है। इस तरीके से ये बात यहाँ पे कर रहा है। क्लियर हो आप लोगों को, समझ में आया? इसको रफ करते हैं एक बार। तो इसका मतलब क्या निकला, ये आपका अभी तक तो क्या जा रहा है, सही जा रहा है। आगे बोलें, दे हैव समटाइम्स, कई बार, अफेक्टेड, वो कई बार प्रभावित कर चुके हैं, एंड हैव इन टर्न, इन टर्न का मतलब बदले में, बीन अफेक्टेड। एक में तो क्या है, हैव अफेक्टेड का मतलब प्रभावित कर चुके, आगे की तरफ तीर छोड़ा है, और बी अफेक्टेड का मतलब इफेक्ट हुए हैं, मतलब खुद पे तीर खाया है। तो ये जो आपका हैव अफेक्टेड है वो तो एक्टिव फॉर्म में है, और ये आपका पैसिव फॉर्म में है, मतलब खुद पे इंपैक्ट पड़ा है। ये आगे की तरफ तीर छोड़ रहा है, और ये जो बी अफेक्टेड है वो बैक रिफ्लेक्शन, बैक तीर खा रहा है। तो वो हमेशा बदले में क्या कर चुके हैं, अफेक्ट हो चुके हैं बाय, द्वारा, किसके द्वारा, रीजनल क्लाइमेट्स, किसके द्वारा, जो रीजनल क्लाइमेट्स वगैरह है, जो मौसम वगैरह है। अब यहां से देखना, इसने कोमा लगाया, तो यहां से एंड का रिफ्लेक्शन अपने देखें, तो एंड का रिफ्लेक्शन क्या हुआ है, आगे से बात करें तो दे के बाद से कैसे पता लगता है, एडिटोरियल की क्लासेज आप लगाते हो, उसमें आपको वर्किंग में करवाता हूं, उसमें आपको पता लगता है। और पीछे की साइड में ये रिफ्लेक्शन कहां पे आपका, एंड का यहां पे है, कहां पे, रीजनल से पहले। तो दो सेंटेंस क्या बनेंगे, दे हैव समटाइम्स अफेक्टेड रीजनल क्लाइमेट्स एंड दे हैव इन टर्न बीन अफेक्टेड बाय रीजनल क्लाइमेट्स। तो बाय ने डायरेक्ट इसको कंज्यूम नहीं किया है, तो ये दो तरह से कॉमन आता है। एंड का रिफ्लेक्शन आपका बैक साइड में भी होता है और आगे की तरफ भी होता है, तो वो दो एंटिटी को क्या करता है, ऐड करता है। तो वो हो सकता है आगे से भी उसका पार्ट ले रहा हो और पीछे से भी पार्ट ले रहा हो, जरूरी नहीं है पीछे कंप्लीट बात कर रहा हो, वो पैकेट्स की फॉर्म में बात करता है। तो ये जो आपका क्या है, अफेक्टेड से अगर तीर भी खा रहा है ये क्लाइमेट, आपका क्लाइमेट से, और बाई के साथ ये बाइंड भी हो रहा है, किसके कारण, एंड के द्वारा ये क्या हो रहा है, ये दो इंपैक्ट्स ले रहा है। समझ में आप लोगों को? तो इस तरीके से सेंटेंस, इसलिए इसने यहाँ पे कॉमा वगैरह लगाकर उसको सेपरेट किया है। तो ये सेंटेंस तो मुझे बिल्कुल सही लगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सी को और देख लेते हैं एक बार। ह्यूमंस ऑलवेज इम्पैक्ट, हमेशा इम्पैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही है। किसको प्रभावित करते हैं, प्लेसेस, स्थानों को। कौन से स्थानों को, दे हैव इनहेबिटेड, जिन स्थानों पे वो रह चुके हैं उस स्थानों को प्रभावित करते हैं हमेशा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा सूट तो हैव वाला ही कर रहा है कि जिन स्थानों पर रह चुके हैं उन्हीं को प्रभावित कर चुके हैं। अगर ये होता दे इनहेबिट, जिन स्थानों पर वो रहते हैं उनको प्रभावित करते हैं, तो दोनों रेगुलरिटी बताता ना, कि फिक्स में बताता कि होता क्या है, इस तरीके से। तो ज्यादा सही तो बी है। अगर बाई चांस अपने को जब ये दोनों बी और सी दोनों सही आ जाए आपके, तो तब मतलब दो ऑप्शन आपके सही हो, तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना हो, जो ज्यादा सही हो, बेटर ऑप्शन हो उसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी होती है, उसी को सिलेक्ट करना होता है जो ज्यादा सही ऑप्शन हो। समझ में आ रही चीज? क्योंकि अगर अपने बात करें कि किसी जॉब के लिए मान लो रिक्वायरमेंट जो है वो क्या 80% है, 80% मार्क्स होने चाहिए, डायरेक्ट मार्क्स के ऊपर ले रहे हैं किसी को, रिक्वायरमेंट, और सीट एक ही है, वैकेंसी एक ही है, तो एक जो स्टूडेंट है उसके 85% है और एक के 90% है, तो किसको लेंगे? 90, वैकेंसी एक ही है, क्राइटेरिया 80% का था, तो दोनों ने क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया, लेकिन अब प्रायोरिटी किसको देंगे, जो एडवांस होगा उसी को देंगे ना, तो 90% वाले को देंगे, वो वाली चीज़ है। तो ज़्यादा सही होगा वही आपका मतलब क्या होगा, वहाँ पे क्लिक होगा, कि दो ऑप्शन आप क्लिक नहीं कर सकते। बहुत इस तरीके से आता, बहुत बी एंड सी, तो उस तरीके से हो सकता है। चलो अभी आगे पढ़ लेते हैं और इसको। दे हैव समटाइम्स इफेक्टेड, फिर से गलत हो गया, इफेक्टेड नहीं, अफेक्टेड। इफेक्ट नाउन होता है, अफेक्ट एक्शन होता है, और V3 में एक्शन ही कन्वर्ट होता है, तो सी भी आपका यहां से रॉन्ग हो गया। ह्यूमंस ऑलवेज इम्पैक्ट, हमेशा इम्पैक्ट करते हैं, प्लेसेस दे हैव इनहेबिटेड, ये सेम का सेम ही है, ऊपर वाला जैसा ही था वैसा ही। दे समटाइम्स अफेक्टेड, उन्होंने कई बार इफेक्ट किया था, एंड इन टर्न, और बदले में आर अफेक्टेड, एंड इन टर्न आर इफेक्टेड। इफेक्टेड है, इफेक्टेड नहीं है, अफेक्टेड होगा, क्योंकि एक्शन ही V3 कन्वर्ट होता है, नाउन तो नाउन ही रहता है, तो ये भी आपका क्या हो गया, डी यहां से रॉन्ग हो गया। उसके बाद में बात करें ई में, ह्यूमंस हैव ऑलवेज इम्पैक्ट्स। अब देखो यहाँ पे इम्पैक्ट्स दो हो सकता है, या तो इम्पैक्ट्स आपका नाउन हो, बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं, या इम्पैक्ट्स क्या हो आपका, डज इम्पैक्ट हो, एक्शन हो। डज इम्पैक्ट ये हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हैव है, डू हैव है, डू हैव डज इम्पैक्ट, डू डज की ओवरलैपिंग, इस तरीके से ये गलत हो जाएगा, तो वो वर्किंग तो गई। दूसरी वर्किंग चेक करो। अब इस तरीके से करना होता है आप लोगों को। कई स्टूडेंट बोलते सर कन्फ्यूजन आ जाता है, हमने तो यहाँ पे डायरेक्ट डज इम्पैक्ट देखकर इसको गलत कर दिया, ठीक है, तो सर फिर अगर बाई चांस ये सही आप बता रहे हो उस तरीके से सही हो जाए, तो
तो सही हो सकता है। इसलिए आपके माइंड में कई स्टूडेंट पूछते हैं सर पता कैसे लगेगा कि यही वर्किंग होगी? आपके माइंड में सारी वर्किंग होनी चाहिए। आप जैसे ही आप उस चीज को देखो, आपके माइंड में सारी वर्किंग स्ट्राइक करनी चाहिए, और फिर जो सेंटेंस है वो अपने आप बता देगा उसकी वर्किंग है, फिर सेंटेंस आप पे छोड़ दो, वो अपने आप बता देगा। तो ह्यूमंस ऑलवेज इंपैक्ट्स, ह्यूमंस के पास हमेशा से इंपैक्ट्स है। एक्शन की फॉर्म में तो गया, वो नाउन की फॉर्म में हो सकता है। ह्यूमंस के पास में प्रभाव है। प्लेसेस, प्लेसेस दे हैव इनहिबिटेड, जिनको उन्होंने क्या इनहिबिट किया, जहां पे उन्होंने निवास किया। अब प्लेसेस कहां से सेटिस्फाई होगा? ऊपर वाले में तो देखो इंपैक्ट वगैरह का तीर खा रहा है, हर जगह इंपैक्ट के तीर से सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इंपैक्ट है वो नाउन है जो हैव के साथ चला गया, तो यहाँ पे प्लेसेस पे इंपैक्ट का तीर भी नहीं है क्योंकि वो नाउन है। एक्शन होता तो तीर होता, तो प्लेसेस आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, अगर नाउन की तरह इंपैक्ट्स को ट्रीट करो तो एक ही तरीके से प्लेस से सेटिस्फाई हो सकता है जब इंपैक्ट आपका एक्शन की फॉर्म में वर्क करे, और जब एक्शन की फॉर्म में इंपैक्ट वर्क करेगा तो हैव आपका मेन एक्शन नहीं रहेगा, एलिमेंट ऑफ। अब जब ये नाउन होगा तब तो मेन एक्शन बनेगा, ठीक है, और अगर ये एक्शन होगा तो एलिमेंट ऑफ परफेक्शन बनेगा। तो हैव जैसे ही एलिमेंट ऑफ परफेक्शन बनेगा तो ये यहाँ पे V3 लेकर आएगा जो कि इंपैक्टेड, तो यहाँ पे इंपैक्टेड होना चाहिए। इसका मतलब सेंटेंस आपका क्या है? गलत है। तो सेंटेंस अपना कौन सा सही है? यहाँ पे नन ऑफ दीज, नन इज करेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है बी, तो ऑप्शन आपका क्या हो गया? बी हो गया। समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट, स्टार्ट। स्टॉप, शुरू करते हैं। एक को पढ़ना, द सर्जेस, सर्जेस का मतलब बढ़ोतरी वगैरह, किसी चीज में एकदम से बढ़ोतरी आना। सर्जेस प्लूरल फॉर्म में है तो सेंटेंस कैसा होगा? प्लूरल होना चाहिए। इन लोकल प्राइस, लोकल जो कीमत है उसके अंदर जो सर्जेस बढ़ोतरियां हैं। इज का सब्जेक्ट लोकल प्राइस को इन खा गया, सब्जेक्ट सर्जेस जो कि क्या प्लूरल, तो इन इज नहीं होना चाहिए था, आर होना चाहिए था। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका यहां से क्या हो गया? गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। बी में चलें, द सर्जेस ऑन लोकल प्राइसेस, जो लोकल प्राइसेस है, कीमतें हैं, लोकल जो स्थानीय प्राइसेस हैं उनके ऊपर जो बढ़ोतरियां हैं। तो एक बात मुझे बताओ, जो बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज जो होता है, इंक्रीमेंट आता है, बढ़ोतरी आती है, वो प्राइस में बढ़ोतरी आती है, प्राइस के ऊपर बढ़ोतरी आती है? प्राइस बढ़ता है या प्राइस के ऊपर कुछ बढ़ता है? तो प्राइस के ऊपर कुछ नहीं बढ़ता, प्राइस पर बढ़ोतरी नहीं आती, प्राइस में बढ़ोतरी। प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसके अंदर ही बढ़ोतरी आ रही है, तो वो इंक्रीज हो रहा है, ना कि उसके ऊपर बढ़ोतरी आ रही है। तो बी भी अपना गलत गया, यहाँ पे इन होना चाहिए था, ये गलत। आगे बढ़े, सी को, द सर्ज, सर्ज का मतलब बढ़ोतरी, इन लोकल प्राइसेस, लोकल प्राइसेस में जो बढ़ोतरी है। इज का सब्जेक्ट लोकल प्राइसेस को इन कहा गया, सर्ज जो कि सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। बढ़ोतरी वो है। इज ऑल्सो वो क्या करिए? भी, मेकिंग, मेक कर रही है, बना रही है। साइनिंग, साइनिंग का मतलब साइन करना, हस्ताक्षर करना किस चीज पे? न्यू, साइनिंग न्यू एक्सपोर्ट डील्स, नई जो एक्सपोर्ट निर्यात की जो डील्स है, समझौते हैं, उन पे हस्ताक्षर करना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये हो जाएगा कि सर दो आईएनजी जो एक्शन है वो एक साथ नहीं आ सकते, वर्ब की दो आईएनजी फॉर्म एक साथ नहीं आ सकती, ये रूल्स में हमें लिखाया गया है। तो अगर ये आपको रूल्स में लिखाया गया है तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो पक्का गलत होने वाला है। गलत क्या होगा? आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि कहीं पे भी देख लो, जितने पांचों के पांचों जो ऑप्शन है सभी में मेकिंग, साइनिंग, मतलब दोनों ही क्या वर्ब की आईएनजी साथ में ही है, और नन ऑफ दीज वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। तो ऑप्शन तो एक टिक करना है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन ये हो ही नहीं पाएगा आप लोगों से, गारंटी है, अगर आपने रूल्स रटे हैं तो। ऐसा कुछ नहीं होता, ये फालतू की बातें हैं कि दो वर्ब की आईएनजी साथ में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? दोनों की वर्किंग अलग अलग हो सकती है, एक्शन की फॉर्म में नहीं आ सकती, लेकिन वर्किंग चेंज भी तो हो सकती है। तो यहाँ पे साइनिंग न्यू एक्सपोर्ट डील्स है, वो क्या है आपका? जेरेंड है। और जेरेंड क्या होता है? एक्शन एज ए नाउन होता है। और जेरेंड को कैसे फाइंड आउट करना होता है?
ये आपको मैंने एडिटोरियल की क्लासेस में मैं वर्किंग करवाता हूँ, तो वो क्लासेस आप करोगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन क्लासेस वो आपके अल्टरनेट पे क्लासेस चलती है, तो वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें आपको करवाता हूँ। फिर भी देखो तो जेरेंट करने के तीन आइडेंटिफाई कर तीन मेथड होते हैं। एक तो वो क्या हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बाइंड हो जाए, फॉर वगैरह इन वगैरह प्रीपोजिशन के साथ चला जाए। एक वो सब्जेक्ट बन जाए किसी सेंटेंस का, ठीक है, तो वो सेंटेंस तो उससे आगे आएगा। और एक वो क्या है, उस पर तीर लग जाए, किसी एक्शन का ऑब्जेक्ट की फॉर्म में बन जाए। तो यहाँ पे तीर लग रहा है किसका, यहाँ पे अपने बात करें तो मेकिंग का, यहाँ पे इसके ऊपर तीर लग रहा है किसको, साइनिंग। तो साइनिंग न्यू एक्सपोर्ट डील्स, मतलब नई एक्सपोर्ट डील्स को जो साइन करने की एक्टिविटी है उसको बना रहा है। और क्या बना रहा है, डिफिकल्ट बना रहा है, मतलब बात करें तो कठिन बना रहा है। तो मेकिंग द टास्क डिफिकल्ट होता है कि नहीं होता, मेकिंग द टास्क डिफिकल्ट, टास्क को डिफिकल्ट बना रहा है। ही इज मेकिंग द टास्क डिफिकल्ट, वो टास्क को डिफिकल्ट बना रहा है। ही इज मेकिंग द टास्क, टास्क पे तीर लगा और क्या बनाया, डिफिकल्ट, तो एडजेक्टिव फॉर्म में आ गया। सेम का सेम क्या है, जो साइनिंग की जो एक्टिविटी है उसको क्या कर रहा है, डिफिकल्ट बना रहा है। मतलब लोकल प्राइसेस में जो बढ़ोतरी है वो क्या कर रही है, भी कर रही है, पहले और कुछ भी कर रही है और ये भी कर रही है, क्या कर रही है, जो नए एक्सपोर्ट डील्स जो समझौते हुए हैं उस पर हस्ताक्षर करने के जो हस्ताक्षर करने का जो एक्टिविटी है उसको डिफिकल्ट बना रहा है। मतलब हस्ताक्षर कर नहीं पा रहे कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो कहीं आप पहले ही डील पे अपने क्या करते हैं, साइन कर दें और कम प्राइसेस की फॉर्म में साइन हो जाए और प्राइसेस बढ़ जाए तो हमें तो नुकसान है उस तरीके से। फॉर इंडिया किसके लिए, इंडिया के लिए। एज जैसे कि, क्योंकि, इस तरीके से। एज ओवरसीज प्राइसेस, जैसे कि जो ओवरसीज यानी जो बाहरी जो प्राइसेस हैं विदेशी, इज लोअर देन, वो कम है। इज का सब्जेक्ट क्या है, ओवरसीज प्राइसेस, जो कि प्लूरल है तो इज नहीं होना चाहिए था, आर होना चाहिए। स्कैनिंग कर पा रहे हो ना, साथ साथ सारी स्कैनिंग चल रही है, इसका मतलब आर होना चाहिए, इसका मतलब सी भी अपना यहाँ पे गलत चला गया। आगे पढ़ने की जरूरत है क्या, नहीं पढ़ना, टाइम वेस्ट नहीं करना। डी पे चलें, द सर्ज इन लोकल प्राइसेस में जो बढ़ोतरी है, इज ऑल्सो मेकिंग, सेम ही जा रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मेकिंग साइनिंग न्यू एक्सपोर्ट डील्स डिफिकल्ट फॉर इंडिया एज ओवरसीज प्राइसेस, यहां तक ऊपर वाला सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां तक तो अपना सही गया था। दोबारा स्कैनिंग करने की क्या जरूरत है, वो डायरेक्ट देख लिया, कंपेयर कर लिया तो बिल्कुल सही जा रहा है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या कर रहा है, जैसे कि ओवरसीज प्राइसेस आर लोअर देन, वो कम है कंपेरिजन में, किसके कंपेरिजन में, लोअर देन लोकल प्राइसेस, किससे, लोकल प्राइसेस के कंपैरिजन में। द डायरेक्टर सेड, डायरेक्टर ने ऐसी बात कही थी, क्या कहा था कि लोकल प्राइसेस में जो बढ़ोतरी है वो क्या कर रही है, नए इंडिया के लिए जो नई डील है उसको साइनिंग करने की जो प्रोसेसिंग है या जो एक्टिविटी है उसको डिफिकल्ट बना रही है, क्योंकि जो ओवरसीज प्राइसेस है, विदेशों के अंदर जो न्यू प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस हैं वो क्या है, कम है, किसके कंपैरिजन में, लोकल प्राइसेस के कंपैरिजन में। इसलिए एक्सपोर्ट डील पे वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब विदेश कोई चीज़ खरीदेगा इंडिया से, उनके वहाँ पर जब सस्ती मिल रही है और यहाँ से वो महंगी आ रही है तो वो क्यों खरीदेगा, ठीक है, तो वो अपने आप ही मना कर दे, वो बोलेंगे हमें ऑलरेडी यहाँ पे सस्ती मिल रही है तो हम आपसे क्यों ले महंगे प्राइसेस की फॉर्म में। तो वो बात उसने बोली, डायरेक्टर ने ऐसा कहा था। अब किसी की ये भी कन्फ्यूजन आता है कि सर ये तो पास्ट है, रिपोर्टेड स्पीच टाइप हो गया, तो इसमें जब पास्ट आता है, सर हमने पढ़ा है तो यहाँ पे जो चीज़ें दी गई होती है वो सारा का सारा पास्ट में आता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर, होता है बस यूनिवर्सल ट्रूथ में है ना प्रेजेंट आता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसा कुछ नहीं होता। यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह ये कहने की बातें हैं, वो बना दिया गया है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब जो चीज़ हमेशा सार्वभौमिक सत्य हो, ऐसा कुछ नहीं होता। मेन चीज़ क्या होती है, जो चीज़ अभी तक आपको चेक करना है कि वो चीज़ जिसकी बात पास्ट में की वो अभी तक बरकरार है क्या, अभी तक वो बनी हुई है तो वो प्रेजेंट में ही आएगी, ठीक है। उसने कहा, जैसे मैंने आई सेड, मैंने कहा, मैंने 5 साल पहले कहा कि ताजमहल आगरा में है, तो मैं 5 साल पहले से बोलूंगा कि ताजमहल आगरा में था, तो ताजमहल आगरा में है तो है, ठीक है। और मैंने 5 साल पहले ऐसा कहा था, या फिर मैंने 1 साल पहले ऐसे कहा कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूँ, तो उसी बात को मैंने 1 साल पहले बोल दिया था, तो क्या दिक्कत है उसके अंदर, समझ में आ रही चीज़, पढ़ा रहा था इसका मतलब अब नहीं पढ़ा रहा हूँगा, मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ना। और इज यूज करोगे, इसका मतलब पहले बोला था उस टाइम पे पढ़ा रहे थे और अब भी पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रही चीज़, तो वो वाला केस है यहाँ पे अगर अपने बात करें तो। और अब ऐसे भी है कि दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उस तरीके से अपने बात करें तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे होगी, तो इसका कोई इतना इफेक्ट नहीं है, इसको मतलब रटना मन, इन चीज़ों को मत रटा करो आप, मैंने आपको बोला रूल्स मत रटा करो बिल्कुल भी, आपको बहुत दिक्कत होगी। आप जो बात बोली उसको पढ़ा करोगे वो बोल क्या रहा है, अगर वो सही बोल रहा है तो बिल्कुल सही, अदरवाइज गलत है। पिक्चर बनाएगा, पिक्चर बन रही है तो ठीक है, अदरवाइज गलत है, पिक्चर यहाँ पे बन रही है। ई को देख लेते हैं, डी सही जा रहा है,
द सर्ज इन लोकल प्राइसेस के अंदर जो सर्ज है इज ऑल्सो मेकिंग, सेम ही चल रहा है। साइनिंग न्यू एक्सपोर्ट डील्स, नई एक्सपोर्ट डील्स को सेम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर इंडिया एज ओवरसीज प्राइसेस आर, ये भी सेम जा रहा है। लोवेस्ट यहाँ पे लोवेस्ट, वहाँ पे लोअर है। देन THN AN, जो देन होता है वो देन क्या होता है, वो कंपैरिजन को बताता है। तो कंपैरिजन को बताए तो कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए, लोअर ही आना चाहिए। कंपैरिजन में लोवेस्ट का मतलब सबसे कम है, तो सबसे कम है, उसका कंपैरिजन नहीं होता, वो सबसे कम ही है। कंपैरिजन तो दो उनके बीच में कंपैरिजन किया, दो या दो तीन इस तरीके से आपस में कंपैरिजन किया जाता है। ये तो सबसे कम है तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं, वो सबसे ही कम है। ठीक है, तो देन आया, इसका मतलब लोवेस्ट नहीं आना चाहिए था। ठीक है, यहां पे आपका लोअर ही आएगा, इसका मतलब ये भी अपना गलत हो गया। तो ई भी आपका क्या हुआ, यहां से रॉन्ग हो गया। तो सही कौन सा गया, करेक्ट वन कौन सा है आपका, डी ऑप्शन। तो डी यहां पे आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है, इतना समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। स्टॉप, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। द असाइनमेंट क्या दिखाई दिया, असाइनमेंट दिखाई दिया, जो असाइनमेंट होमवर्क वगैरह के फॉर्म में जो मिलता है। इन्वॉल्व, डिड इन्वॉल्व, उसने इन्वॉल्व किया था, मतलब असाइनमेंट ने इन्वॉल्व किया, मतलब शामिल किया, शामिल का मतलब उसमें ऐसी चीजें थी, क्या था, रीडिंग द बुक, बुक की रीडिंग थी। तो ये आपका क्या हो गया, जेरेंट, इन्वॉल्व का तीर लगा, जेरेंट डायरेक्ट पता लग गया। रीडिंग द बुक, बुक को रीड करना। आइडेंटिफाइंग, पता लगाना। द प्रोटेगनिस्ट, प्रोटेगनिस्ट का मतलब होता है नायक, जो मेन जो आपका लीडर वगैरह होता है, उसका पता लगाना। एंड राइटिंग ए करेक्टर स्केच, एक करेक्टर स्केच को लिखना, तैयार करना स्केच को। ठीक है, स्केच का चित्र वगैरह। ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, किसका, मेन कैरेक्टर्स का। तो असाइनमेंट जो था उसमें क्या क्या इन्वॉल्व था, उसमें क्या क्या शामिल था, इन्वॉल्व किए हुए था, वो शामिल किए हुआ था, किन किन चीज़ों को शामिल किया था उसने, क्या क्या इन्वॉल्व था उसमें। बुक को रीड करना, ये असाइनमेंट मिला स्टूडेंट्स को कि एक तो बुक को रीड करना आपने, एक जो प्रोटैगनिस्ट जो है उसको आइडेंटिफाई करना है, और एक करेक्टर स्केच तैयार करना है, किसका, जो मेन करेक्टर्स है वगैरह, कोई मतलब स्टोरी वगैरह उसका कोई होगा, उसके ऊपर उन्होंने असाइनमेंट दिया होगा, कोई मतलब कोई लेसन वगैरह करवाया उसका। ठीक है, स्टोरी टाइप का। तो ठीक है, यहाँ तो मुझे कुछ अजीब लगा नहीं। आगे बढ़ते हैं बी में। पेरेंट्स, जो माता पिता हैं, रिएक्टिंग, रिएक्ट करते हुए। तो रिएक्टिंग डायरेक्ट आ गया तो रिएक्ट करते ही होगा, जेरेंट तो ये हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जेरेंट होता नाउन बनेगा, लेकिन पेरेंट्स कहाँ से सेटिस्फाई, पेरेंट टाइप के रिएक्टिंग तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ये तो आपका गलत हो गया, जेरेंट तो होगा ही नहीं, डायरेक्ट ही पता, मेन एक्शन भी नहीं होगा, उससे पहले कोई मॉडल वगैरह नहीं है, और ना ही आपका एडजेक्टिव होगा, क्योंकि उसके बाद में विद है। ठीक है, अलग से स्प्लिट हो गया, कोई नाउन नहीं है। तो ये एक ही बन सकता है कि रिएक्ट करते हो, क्लोज, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स की। तो पेरेंट्स की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब सेंटेंस नहीं मिला, पेरेंट्स आपके बिल्कुल फ्रेश पढ़े हैं, सबसे पहले पढ़े हैं, इसका मतलब उन्हें सेंटेंस भी चाहिए। और सेंटेंस कैसा चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल चाहिए, ये चीज माइंड में रहनी चाहिए। तो पेरेंट्स जो माता पिता है, रिएक्टिंग, रिएक्ट करते हुए, प्रतिक्रिया दिखाते हुए, विद किसके साथ, आउटरेज का मतलब नाराजगी के साथ। आफ्टर किसके बाद, देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चे, ब्रोट लेकर आए, होम घर पर, द मैथ्स असाइनमेंट, मैथ का जो असाइनमेंट लेकर आए, मैथ्स असाइनमेंट घर पर जो उसके बच्चे लेकर आए, उसके बाद पिता, माता पिता ने क्या किया, गुस्से के साथ या नाराजगी के साथ रिएक्ट करते हुए क्या किया। बात कंप्लीट हुई। पेरेंट्स कहां से सेटिस्फाई होगा, कहीं से नहीं होगा, उसे क्या चाहिए, सेंटेंस चाहिए, क्योंकि नाउन अकेली पड़ी है, बाइंडिंग है नहीं पीछे, इसके पीछे कोई मतलब फॉर वगैरह इस तरीके से कोई प्रीपोजिशन नहीं है जो इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बाइंड करे, ना इसके पीछे कोई तीर चल रहा है एक्शन का जो इसे ऑब्जेक्ट बनाकर बाइंड कर दे, सेटिस्फाई कर दे। तो यहाँ पे आगे सेंटेंस है नहीं, एक ही सेंटेंस है, डिड ब्रिंग वाला, ब्रोट वाला, और उसका सब्जेक्ट कौन है, देयर चिल्ड्रन है। इसका मतलब इसे कुछ नहीं मिला, इसका मतलब सेंटेंस आपका गलत है। माता पिता, बच्चे जब लेकर आए घर पे असाइनमेंट को, उसके बाद माता पिता गुस्से के साथ या नाराजगी के साथ रिएक्ट करते हुए, क्या किया, करते हुए कुछ तो किया होगा ना,
रिएक्ट करते हुए असाइनमेंट फेंक दिया, कुछ तो किया होगा, इसका मतलब ये आपका गलत हो गया, तो बी यहां से गलत हो गया। सी में चलते हैं, द असाइनमेंट वॉज का सब्जेक्ट असाइनमेंट सिंगुलर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है, स्कैनिंग से पता लग गया। वॉज इन्वॉल्विंग, वो इन्वॉल्व कर रहा था, किसको इन्वॉल्व कर रहा था, मतलब इन्वॉल्व कर रहा था मतलब इन्वॉल्व किया हुआ था, मतलब उसमें ऐसी इन्वॉल्विंग थी, इन्वॉल्विंग रीडिंग द बुक, बुक की रीडिंग को, ठीक है। फिगरिंग आउट का मतलब पता लगाना, किसका, प्रोटैगनिस्ट मतलब जो नायक है या फिर जो आपका लीडर है। एंड किसको, क्राफ्टिंग का मतलब तैयार करना। एन कैरेक्टर, एन आया, एन दिखती है, एन वाला देखना है। एन के बाद में कैरेक्टर, वोवल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड, एन वोवल साउंड के लिए आता है, इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ए आता है, इसका मतलब ये एन आपका गलत है, इसका मतलब सी आपका गलत, यहाँ पे ए आना चाहिए था, ये भी अपने क्लियर हो गया, ये भी गलत। डी में चलते हैं, रिलायंस फ्यूचर ग्रोथ, रिलायंस की जो फ्यूचर ग्रोथ शेयर्स है, रिलायंस की जो फ्यूचर ग्रोथ जो शेयर्स है ऑफ द कंपनी का, रिलायंस की फ्यूचर ग्रोथ क्या है, जो कंपनी के शेयर्स है, ठीक है, ये जा रहा है, सही जा रहा है। वैसे तो अजीब सा लगा था, रिलायंस की जो फ्यूचर ग्रोथ शेयर्स हैं कंपनी की, तो रिलायंस ही कंपनी है, कंपनी के रिलायंस के कंपनी के दो बार, कंपनी के इस तरीके से दो बार उस पोजीशन को क्यों बताओगे, वैसे गलत चला जाता, लेकिन ऐसे हो सकता है, इसने इस तरीके से ये दिया है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये ऐसे हो सकता है, उसको डिफाइन कर रहा हूँ कि रिलायंस की जो फ्यूचर ग्रोथ है, जो कि क्या है, कंपनी के शेयर्स हैं, फ्यूचर ग्रोथ जो कि कंपनी के शेयर्स है, एक्स्ट्रा उसका नाम हो सकता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आर गैनिंग, वो क्या कर रहा है, गैन कर रहे हैं, तो शेयर, रिलायंस की फ्यूचर ग्रोथ शेयर्स जो है, ये फिर अजीब लग गया, क्योंकि आर का सब्जेक्ट शेयर्स है, तो ग्रोथ क्या है, सिंगुलर है, तो दोनों ही अजीब सा लगा, चलो कोई ना, देखते हैं आगे। गैनिंग प्राप्त कर रहे हैं, मोर देन 80% से भी ज़्यादा प्राप्त कर रहे हैं, इन द पास्ट 3 मंथ्स, पिछले 3 महीनों में। अब इसने बात की पिछले 3 महीनों में प्राप्त कर रहे हैं, तो एक बात बताओ, जो सिंपल होता है वो कभी कुछ नहीं बताता, ना तो उसको स्टार्टिंग का पता लगता है, ना एंडिंग का पता लगता है। यहाँ पे 3 महीनों की बात हुई, पिछले 3 महीनों की बात हुई है, तो 3 महीनों की बात हुई, इसका मतलब वहां पे परफेक्शन आया कि नहीं आया, परफेक्शन आया, क्योंकि जो सिंपल होता है वो कुछ नहीं बताता, ना स्टार्टिंग ना एंडिंग, इसने टाइम पीरियड बता दिया, तो मतलब यहाँ पे परफेक्शन आया, तो परफेक्ट होना चाहिए, तो हैव बीन गेनिंग आपका होना चाहिए था, आर गेनिंग नहीं होगा, हैव बीन गेनिंग होना चाहिए था। और ये ग्रोथ शेयर्स वाला भी ऑकवर्ड लग रहा है, यहाँ पे भी धुंधलापन है, तो डी अपना यहाँ पे क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। आगे चलते हैं, लास्ट मंथ, पिछले महीने की बात हो रही है, याद मतलब दिमाग में पिक्चर बने, पिछले महीने क्या हुआ था। अंबानी ऑल्सो, अंबानी भी इज सक्सेसफुली कंक्लूडिंग, सक्सेसफुल कंक्लूड कर रहे हैं, इसका सब्जेक्ट अंबानी। अब बात कब की हो रही है, पिछले महीने की, और कंक्लूड कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अपने अगर टाइमलाइन में यहाँ पे ड्रॉ करूं, तो यहाँ पे देखना, अंबानी कंक्लूड कर रहा है, कर रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे, और बात हो रही है पिछले महीने की, इस महीने की नहीं हो रही, तो पिछला महीना तो पीछे चला गया ना, पास्ट बन गया ना, क्योंकि अब जिस महीने में अपने हैं, देखो प्रेजेंट तब होता है कि अपना पॉइंट उसमें कनेक्टेड हो, पिछले महीने में अपने कनेक्ट नहीं हो सकते, अपने इसी महीने में दिस मंथ में ही कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला, ये वाला आपका यहाँ पे बोला यहाँ कर रहा है, और बात हो रही है पिछले महीने की, तो पिछले महीने की बात है, तो कर रहा नहीं, कर रहा था होना चाहिए था, तो यहाँ इज नहीं वोज आना चाहिए था, इसका मतलब ये भी आपका गलत, तो ऑप्शन ई भी गलत, तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए आपका करेक्ट, तो आंसर में आपका क्या है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो चुका। क्लियर है, समझ में आया। तो ये आपका स्पॉटिंग एरर करने का तरीका होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोले सर वो स्पॉटिंग एरर हो जाती है, लेकिन जो बहुत सारे सेंटेंसेस की फॉर्म में आती है स्पॉटिंग एरर, वो नहीं हो पाती, तो उसी का एक पार्ट मैंने आपको करा दिया, आगे भी करवा दूंगा, ठीक है, जो बचे हुए मतलब पार्ट है, जिसमें मतलब ये तो क्या है कि सिमिलर से आते हैं, जिसमें सारे डिफरेंट आते हैं, वो वाला भी करवाऊंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से स्पॉटिंग एरर को क्या करना होता है, स्कैनिंग टेक्निक वगैरह यूज करके इस तरीके से करना होता है। समझ में आप लोगों को क्लियर हुआ, तो रिवाइज कर लेना क्लास को। देखो मैं बोलना तो नहीं चाहता, मन नहीं भी नहीं था बोलने का, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ कि पता नहीं क्यों मुझे अब थोड़ा थोड़ा ऐसे लगने लग गया है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और यही टाइम अगर मैं कहीं मतलब सही जगह पे यूटिलाइज करूँ तो मुझे कुछ मतलब गेन भी हो सकता है, कुछ मिल भी, ग्रोथ हो सकती है अगर मैं अपनी ग्रोथ में इस टाइम को यूटिलाइज करूँ। क्योंकि मैंने जिस तरीके से आपका रेस्पॉन्स देखा है स्टूडेंट्स का, तो मतलब बिल्कुल ही आप मतलब बहुत ज़्यादा कम रेस्पॉन्स आने लग गया है स्टूडेंट्स का। तो ये मैं जो टाइम निकाल कर अपना टाइम वेस्ट करके, अपना जो टाइम है मतलब मुझे इतना कम टाइम मिलता है, तो अपनी प्रोग्रेस के लिए अपने बात करें तो, क्योंकि मैं अपने फ्यूचर के लिए अपनी भी तो तैयारी कर सकता हूँ, आगे अपने फील्ड की भी तैयारी कर सकता हूँ, तो वो छोड़कर आप लोगों के लिए जो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ,
उसको मतलब यूटिलाइज नहीं करे। ये सब आपके लिए किए जा रहा है, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग उसका मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं समझ पा रहे। तो मुझे अब थोड़ा थोड़ा लगने लग गया है कि मैं कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। पर फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने एसबीआई मेंस तक का आपको वादा किया था, तो एसबीआई मेंस की तैयारी तो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। हो सकता है आरआरबी के चक्कर में, अभी आरआरबी चल रहा है तो बिल्कुल भी, क्योंकि अब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कम हो गए तो मन भी नहीं करता क्लासेस वगैरह लेने का। आपने देख भी लिया होगा आज मेरी क्लास जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है तो उसमें कितना जोश दिखा होगा आप लोगों को। ठीक है, इतना ज़्यादा मतलब नॉर्मली पढ़ाया है मैंने, इतना ज़्यादा जोश से नहीं पढ़ाया, इतना ज़्यादा भी कॉन्सेप्ट्स मतलब डेप्थ में नहीं गया। वो चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस की होगी। तो आरआरबी है तो हो सकता है आपकी क्लासेस डिसकंटिन्यू भी हो सकती है आरआरबी के कारण। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स बिल्कुल ही कम आ रहे हैं, तो मतलब अंदर से मोटिवेशन आता ही नहीं है क्लासेस बनाने का, फिर कोई मतलब नहीं है। मतलब एक टाइप से ऐसे है कि मशीन की तरह मतलब लगे रहो, मोटिवेशन अंदर से नहीं है, बस बस करना है करना इस तरीके से, तो और नेगेटिविटी आती है। तो हो सकता है आपकी क्लासेस बीच में इंटरप्ट हो, रुके, लेकिन एसबीआई मेंस से पहले मैं आपको मतलब तैयार करके भेजूंगा, क्योंकि वो अपना वादा था। उसके बाद का मैं कुछ नहीं कह सकता आईबीपीएस वगैरह के लिए, मैं यहाँ पे गारंटी नहीं लूंगा, ना ही मैं आपसे वादा करूंगा इस बात का। ठीक है, लेकिन एसबीआई मेंस तक का वादा है, एसबीआई मेंस का मैं आपको करवाऊंगा, श्योर करवाऊंगा। हाँ, बीच में आरआरबी आपका फोकस जो मैक्सिमम क्या हो रहा है आरआरबी की तरफ जा रहा है। जो मेन मेरे स्टूडेंट्स थे, मतलब नेगेटिविटी ऐसे नहीं आई कि कोई मतलब स्टूडेंट मतलब कम आ रहे हैं, उस चीज़ से नहीं आ रही। नेगेटिविटी इस चीज़ से आई है कि जो रियल में जो स्टूडेंट थे, जो मतलब बिल्कुल साथ में चल रहे थे, जिनसे उम्मीद थी बहुत ज़्यादा, वो स्टूडेंट भी नहीं आ रहे। तो इसलिए वहां से नेगेटिविटी है। फिर मतलब क्या है, कल को आप लोग मतलब कभी भी छोड़कर जा सकते हो, कोई मतलब वाली मैं अपना टाइम वेस्ट करूं, मैं अपना टाइम वेस्ट करके जो टाइम मैं अपनी ग्रोथ के लिए दे सकता था वो टाइम मैंने आप लोगों को दे दिया, उसके बाद में वो टाइम ही निकल जाएगा कि मैं अपने फील्ड में नहीं जा पाऊंगा, अपनी ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा, चाहे एज की फॉर्म में मान लो, किसी भी फॉर्म में आप मान लो, और उसके बाद आप तो ऐसे ही लात मार के निकल जाने हैं, तो आपका तो कुछ नहीं जाना, जाना तो जो कुछ लॉस होना है वो मेरा ही होना है। तो वो चीज़ है, इसलिए क्योंकि मुझे ये दिखने लग गया, पहले तो मुझे लग रहा था, लेकिन जब जो फेथफुल स्टूडेंट्स थे, जिनको मैं अपने मतलब रियल स्टूडेंट्स मानता था कि ये हमेशा साथ रहेंगे, वो ही स्टूडेंट्स अब क्या कर रहे हैं, आ नहीं रहे क्लासेस के अंदर, उन्होंने ही अपनी थोड़ी सी मतलब यहाँ पे दिखा दी रियलिटी। तो फिर मुझे थोड़ा सा डर भी बोल सकते हो आप कि मुझे अपने लिए डर लगने लग गया, थोड़ा खुद के लिए, खुद के करियर के लिए थोड़ा सा डर लगने लग गया। तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें तो यहाँ पे मैं इंटरप्ट हो सकती है आपकी क्लासेस। ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा टेलीग्राम वगैरह पे, लेकिन मेंस से पहले मैं आपको क्लासेस करवा दूंगा, चाहे आपका जो आरआरबी का प्री का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में, चाहे कभी भी करवाऊँ, चाहे वो आपकी डेट आ जाए मेंस की उसके बाद करवाऊँ, कभी भी करवाऊँ, लेकिन मेंस से पहले आपको तैयार करके भेजूंगा इंग्लिश में, क्योंकि जो प्रॉमिस किया है वो मैं नहीं तोड़ूंगा। आप तोड़ सकते हो और वो तोड़ भी रहे हो, वो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं टीचर हूँ, मैं आपकी जैसा नहीं हूँ, तो वो प्रॉमिस मैं पूरा करूंगा। लेकिन आगे का मैं प्रॉमिस अभी नहीं कर सकता बिल्कुल भी कि आगे मैं आपको कंटिन्यू कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बीच बीच में मैंने दूसरे सब्जेक्ट्स के भी आपके डाउट लिए, उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, वहाँ पे भी कोई रेस्पॉन्स नहीं है, तो कोई मतलब नहीं निकलता फालतू टाइम वेस्ट करने का, एनर्जी वेस्ट करने का, और इतना टाइम देने का, क्योंकि पेपर वगैरह तैयार करना, उसके बाद क्लासेस लेना इतना ईजी नहीं होता। माहौल देखना, शोर शराबा वगैरह, फैन वगैरह ऑफ करना, सारी चीज़ें ये मतलब फालतू की बातें लग रही है अब सारी की सारी, मतलब ये डेडिकेशन बिल्कुल फालतू सा लगने लग गया है। ठीक है, चलो कोई ना, मैंने जो मेरे मन की बात थी वो बता दी। ठीक है, आगे आप लोगों की मर्जी, आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो आप लोगों के मतलब वो समझा दिया मैंने आप लोगों को कि आपको लॉस होगा, दिक्कत होगी, इंग्लिश को छोड़ोगे तो दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी आपको, एसबीआई की अपॉर्चुनिटी है, फिर भी आप नहीं मान रहे तो कोई ना, फिर से ठोकर खा लेना, लेकिन आगे उस ठोकर खाने के बाद हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलने वाला वो आपको, ये मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की। अगर ऐसा ही रहा और मैं बिल्कुल डिमोटिवेट हो गया आपके इस रिस्पॉन्स के कारण, तो उस टाइम पे आपका हाथ थामने वाला आपको नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। और अभी आपको लगता होगा कि ये तो कोई मतलब थोड़ी हाथ थामना, हम खुद इतने खुद से इतने स्टेबल है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो वो टाइम बता देगा, उस दिन आपको ये मेरी बातें याद आएगी जिस दिन आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर रिवाइज कर लेना क्लास को अच्छे से। ऑल द बेस्ट।